हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो 58 डे की 3 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अगर आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके लिंक पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो का लास्ट पार्ट है। तो आज हम कुछ और नए सेंटेंसेस जो कि मिसलेनियस है, यानी कि मिले जुले सेंटेंसेस है, हम आज वो कवर करेंगे। ये सेंटेंसेस जनरल टॉपिक्स में है, यानी सारे टॉपिक्स मिक्स्ड हैं। तो शुरू करें वीडियो को। तो पिछले वीडियो में हमने सेंटेंस नंबर 27 तक ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो आज मैं स्टार्ट करूंगी 28 नंबर सेंटेंस से। तो पहला सेंटेंस है, क्या वह अपना पैसा बैंक में रखती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वह रखती है। तो डज शी कीप, क्या वह रखती है से स्टार्ट हम करेंगे इंग्लिश में। हिंदी में रखती है लास्ट में आता है, लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो इंग्लिश में जो वर्ब होता है वो डज के साथ आ जाता है। तो डज शी कीप हर मनी इन द बैंक, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, यहाँ गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है, यानी गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो इट इज वेरी हॉट हियर, यानी यहाँ इन द समर। यहाँ इस समय इतनी गर्मी है कि हॉकी का खेल नहीं खेला जा सकता। इट इज टू हॉट हियर टू प्ले हॉकी। टू हॉट यानी बहुत ज्यादा होना। अगर हम बोलते टू हॉट यानी बहुत ज्यादा गर्म, टू कोल्ड यानी बहुत ज्यादा कोल्ड। मद्रास कलकत्ता से ज्यादा दूर है, तो मद्रास इज फार्दर देन कैलकाटा। तो फार्दर यूज होता है उस चीज के लिए जो पहले वस्तु से ज्यादा दूर हो, और फादर के साथ हमेशा दैन लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हम और ज्यादा सूचना प्राप्त करेंगे। सूचना यानी इंफॉर्मेशन। तो वी विल कलेक्ट या गेट या गैदर मोर इंफॉर्मेशन। तुम घर मुझसे देरी से आए, यानी मैं पहले आ गया। तो यू केम होम लेटर देन आई। तो यू केम होम लेटर यानी तुम मेरे से बाद में आए। नेक्स्ट है, दिल्ली और मुंबई दोनों बड़े शहर हैं, दूसरा समुद्र के किनारे बसा है। तो दिल्ली एंड मुंबई बोथ आर बिग सिटीज, ठीक है, फुल स्टॉप। द लैटर इज सिचुएटेड बाय द सी। तो लैटर का मतलब होता है जो बाद में आया है, यानी कोई भी सेंटेंस में पहली वस्तु है फिर दूसरी वस्तु है, तो जो दूसरी वस्तु है उसके लिए हम हमेशा यूज करते हैं लैटर, और जो पहली वस्तु है उसके लिए हम यूज करते हैं सेंटेंस में फॉर्मर। तो फॉर्मर बोला गया है तो यानी पहली वस्तु का जिक्र हो रहा है, लैटर बोला गया है तो यानी जो बाद में जो वस्तु आई है उसका जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पे लैटर मुंबई के लिए यूज हो रहा है क्योंकि दिल्ली एंड मुंबई में मुंबई लास्ट में आया है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है, इस पंसारी के बहुत से कस्टमर है। पंसारी यानी जो इसकी ग्रोसरी शॉप होती है उसको कहते हैं ग्रोसर। तो दिस ग्रोसर हैज गुड बिजनेस। इस वकील के बहुत से क्लाइंट्स हैं। वकील यानी लॉयर। तो दिस लॉयर हैज मेनी क्लाइंट्स। मेरी माँ ने मुझे अच्छी सलाह दी। मेरी माँ यानी माई मदर। तो द मदर भी लिख सकते हैं हम। द मदर गिव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस। अच्छी सलाह देना यानी गुड पीस ऑफ एडवाइस देना। यह कीबोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहा। कीबोर्ड यानी जो माउस और कीबोर्ड होता है कंप्यूटर का। तो दिस कीबोर्ड इज नॉट फंक्शनिंग वेल। नॉट फंक्शनिंग वेल यानी ठीक से काम नहीं कर रहा। रुखसाना के बाल लंबे हैं। रुखसाना हैज लॉन्ग हेयर। मेरे पास फल काफी नहीं है। आई डोंट हैव इनफ फ्रूट। इनफ यानी ज्यादा नहीं है मेरे पास, जितना मुझे चाहिए उतने नहीं है। क्या तुम 2 दर्जन केले खरीदना चाहते हो। तो 2 दर्जन को इंग्लिश में बोलते हैं 2 डजन। तो डू यू वांट टू बाय 2 डजन बनानास। इस फ्लॉपी में वायरस है। दिस फ्लॉपी इज वायरस इन्फेक्टेड। तो वायरस इन्फेक्टेड का मतलब क्या हो गया कि वायरस से ये फ्लॉपी इन्फेक्ट हो रखा है, इसमें पूरा वायरस डला हुआ है। यहाँ एक भेड़ है और वहां एक हिरन है। यहाँ के लिए यूज होता है हियर, जो वस्तु पास में है, और जो वस्तु दूर में है उसके लिए यूज होता है देयर। तो हियर इज अ शीप यानी यहाँ शीप है, और दूर हम दिखा के कह रहे हैं कि वहां एक डियर है, तो देयर इज अ डियर। गडेरिया के पास 20 भेड़े और 2 हिरन है। गडेरिया कौन होता है, जो भेड़ों को चराता है, उसको कहते हैं शेफर्ड। तो द शेफर्ड हैज 20 शीप एंड 2 डियर। उसका वेतन कम है। हर वेजेस आर लो। वेजेस यानी वेतन, सैलरी या तनख्वाह। सुमन और रीता यहाँ आ रही हैं। सुमन एंड रीता आर कमिंग हियर। आ रही हैं इसलिए कमिंग। आ गई हैं तो हम बोलते हैं दे हैव कम हियर। विद्यार्थी कम हो रहे हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग यानी घटना या कम होना। बढ़ने को क्या बोलते हैं, बढ़ने को बोलते हैं इंक्रीज होना। नेक्स्ट है, बहुत से स्टूडेंट्स आज आए नहीं हैं। मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। आज नहीं आए हैं का मतलब क्या हो गया कि स्टूडेंट्स एब्सेंट है। अगर आते तो हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, और नहीं आए हैं तो एब्सेंट है। कल हम रात को खाने में मछली या चिकन खाएंगे। तो हम कल खाएंगे तो यूज किसका करेंगे हम, वी विल का करेंगे। तो वी विल ईट फिश या वी विल ईट चिकन एट डिनर टुमारो। कल आने वाला, कल की बात हो रही है तो टुमारो। अगर बीता हुआ कल का बात हो रहा है तो यस्टरडे। ये फ्यूचर के लिए टुमारो और पास्ट के लिए यस्टरडे। मैंने इस किताब को 1.5 घंटे में पढ़ा है, यानी मुझे पूरे 1.5 घंटे लग गए इस किताब को पढ़ने में।
दिस बुक टुक मी 1 hour and a half. इस किताब ने मेरे 1 और आधा घंटा यानी 1.5 घंटे ले लिए. किस लिए ले लिए? पढ़ने के लिए. ऑब्वियस सी बात है. तो ये अंडरस्टूड है, इसलिए टू रीड की जरूरत नहीं है. या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आई रेड दिस बुक इन 1.5 hour, यानी मैंने 1.5 घंटे में ये किताब पढ़ी. यहाँ पे रीड जो है इसका पास्ट टेंस यूज हुआ है क्योंकि मैंने किताब पढ़ ली है, तो रीड का पास्ट होता है रेड. जरा हाथ लगाना यानी कि मैं कुछ कर रहा हूं, थोड़ा मदद करना, तो लेंड मी अ हैंड. ये एक तरह से कहते हैं कि थोड़ा हाथ लगाना, मतलब शब्दों की मीनिंग में जाएंगे तो हाथ देना होता है, लेकिन अगर हम इसके अर्थ में जाएंगे तो इसका मतलब होता है हेल्प करना. वह हमेशा अपनी बात पर कायम रहेगा, यानी उसने जो बात कही वो हमेशा उस बात पे ही कायम रहेगा, वो उस बात से मुकरेगा नहीं. तो ही विल ऑलवेज ऑनर हिज वर्ड. ऑनर का मतलब ही यहाँ पे हो गया कि अपनी बात पे कायम रहना, यानी जो बात उसने कही है उसको वो जरूर करेगा. तुम मेरी जासूसी कर रहे हो. तो जासूसी यानी स्पाइंग. स्पाई का मतलब होता है जासूस, और जासूसी हो गया जब हमने इसमें ING लगा दिया तो ये हो गया जासूसी. तो आर यू स्पाइंग ऑन मी? तुमने तो कमाल कर दिया. यू हैव डन वंडर या यू हैव डन मार्वल्स. तो वंडर्स का मतलब भी होता है कमाल करना, और मार्वल्स का मतलब भी होता है कमाल करना. वह तो बिल्कुल छुई मुई है. छुई मुई है यानी कि टच मी नॉट है. टच मी नॉट नाम का एक पौधे के बारे में भी आपने सुना होगा. जैसे हम टच मी नॉट के पौधे को छूते हैं, उसके जो लीव्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं. इसी संदर्भ में यहाँ पे कहा गया है कि वो बिल्कुल छुई मुई है. तो शी इज अ टच मी नॉट. तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? वाई डोंट यू लिसन टू मी? अब यहाँ पे कुछ बातें हैं याद रखने के लिए. संबंध कारक द जेनेटिव और पोजेसिव केस दर्शाने के लिए अंग्रेजी में एक सरल विधि है जिसे एपोस्ट्रॉफी कहते हैं और एस कहते हैं. यानी एपोस्ट्रॉफी और एस जो है उसको कहते हैं. उदाहरण के लिए द बॉय डिस्ट्रॉयड द बर्ड्स नेस्ट. ये संबंध दिखाता है, संबंध कारक है यानी पॉजिटिव केस है. तो बर्ड्स नेस्ट यानी बर्ड का नेस्ट, ये संबंध दिखाने के लिए होता है. ये जो का होता है हिंदी में या की होता है, जैसे शीतल की पुस्तक, राम का मकान, तो ये संबंध दिखाने के लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं एपोस्ट्रॉफ और एस वर्ड के आगे. लड़के ने पक्षी का घोंसला उजाड़ दिया. तो पक्षी का घोंसला, इसके लिए क्या यूज हुआ? एपोस्ट्रॉफी और एस. विशेष ध्यान देने की बात यह है कि यदि उस शब्द के बहुवचन के अंत में एस हो जिसका कारक बनता हो तो केवल एपोस्ट्रॉफ लगाते हैं. तो यहाँ पे हमने देखा कि बॉय है तो बॉय के आगे हमने एपोस्ट्रॉफ और एस लगा दिया. लेकिन अगर बॉयज लिखा होता तो हम क्या करते? इसको हम संबंध कारक कैसे बनाएंगे? तो हम एस के बाद एपोस्ट्रॉफ लगा देंगे. तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सिंगुलर है तो एपोस्ट्रॉफी के बाद एस लगेगा, और अगर ऑलरेडी प्लूरल है यानी ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो बस लास्ट में हम उसके अंत में बिल्कुल एक एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे. द बॉय डिस्ट्रॉयड द बर्ड्स नेस्ट. लड़के ने पक्षियों का घोंसला उजाड़ दिया. ये गलती से हो गया है, यहाँ पे एस के बाद एपोस्ट्रॉफ होगा. जो निर्जीव पदार्थों के नाम होते हैं उनके नाम के साथ एपोस्ट्रॉफी और एस नहीं बरते जाते. वह संबंध कारक दर्शाने के लिए प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं. तो अगर ये तो बात होगी लिविंग थिंग्स के बारे में, नहीं सजीव थिंग्स के बारे में. लेकिन अगर नॉन लिविंग थिंग है यानी जो निर्जीव थिंग है, उनके लिए हम क्या करेंगे? उनके लिए हम ये एपोस्ट्रॉफ और एस यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम इसके लिए प्रपोजिशन यानी ऑफ, फॉर, ये सब यूज करते हैं. कैसे? द डोर्स ऑफ द गेटवे आर मेड ऑफ आयरन. यानी गेटवे के डोर आयरन से बने हैं, तो यहाँ पे हमने ऑफ यूज किया, एपोस्ट्रॉफ और एस यूज नहीं किया. फिर भी इस नियम के कुछ अपवाद हैं. अब हर जगह एक्सेप्शन तो होते ही हैं, हर चीज में एक्सेप्शन होते हैं, तो यहाँ भी एक एक्सेप्शन है यानी एक अपवाद है. जैसे अ वीक्स लीव, तो वीक आप कहोगे कि तो नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग के आगे एस क्यों लगा? तो ये एक्सेप्शन है. वीक के आगे हम एपोस्ट्रॉफी और एस लगाते हैं, ये नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव वस्तु है. फिर भी अब मंथ्स पे, मंथ भी निर्जीव है, फिर भी हम एस लगाते हैं. ये एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं, ये एक्सेप्शंस आपको समझ में नहीं आएंगे, ये याद रखने लायक होते हैं. A day's journey to their heart's content, in my mind's eye, a hair's breadth, a stone's throw, sun's rays. तो ये सारे जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको याद रखने हैं. तो वाक्यों में प्रयोग करके इन वाक्यांशों को मन में बैठा लेना चाहिए. मन में बैठा लेना चाहिए नहीं, मन में इसको आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि इन सारे वर्ड्स के साथ एपोस्ट्रॉफी और एस लगेगा. तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहाँ पे खत्म होती है और इसके साथ 58th डे का सेशन भी यहाँ पे खत्म होता है. तो टोटल इस सेशन के 4 वीडियोस हैं. आप चारों ही वीडियोस अलग अलग पार्ट्स में यानी 4 पार्ट्स हैं, आप सारे ही वीडियोस देखें, तब जाके आपको ये पूरा ये एक लेंदी सेशन था 58 डे का, तो आपको तब समझ में आ जाएगा. तो आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको कुछ डाउट्स हो, आपके कुछ सजेशंस हो इस चैनल के बारे में
इस चैनल पे आप क्या देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं मिलूंगी आपको एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।